वेलकम क्लास। आज हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की। लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स, गुप्ता टाइम पीरियड्स, गुप्ता कल्चर्स, ये हम कवर कर चुके हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं संगम लिटरेचर की। तो संगम लिटरेचर में देखो बच्चे क्या है कि संगम लिटरेचर हम एक टाइम पीरियड को बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम मान के चलते संगम लिटरेचर। बेसिकली देखो हमने जो मॉडर्न्स पढ़े, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस पढ़ी, गुप्ताज को जो पढ़ा, ये हमारे मोस्टली नॉर्थ इंडिया में सीमित थे। नॉर्थ इंडिया तक इनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, सीमित नहीं कहेंगे। लेकिन जो संगम लिटरेचर वाला पार्ट है ये मोस्टली तमिल एरिया में डेवलप होता है, यानी सदर्न इंडिया में डेवलप होता है। तो जब नॉर्थ इंडिया फ्लरिश कर रहा था आर्ट एंड कल्चर में, तो पैरेलली हमारा सदर्न इंडिया भी आर्ट एंड कल्चर में फ्लरिश कर रहा था। ठीक, चलिए एक बार क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या जानने लायक है हमारे लिए। ठीक, देखो संगम का जो मतलब होता है, संग बुद्ध का आपने देखा होगा, संघ बनता है ना, गौतम बुद्ध द्वारा जो स्थापित किया गया था संघ। संघ क्या है? दैट इज एसोसिएशन, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स, उसे संघ बोला गया। इसी तरीके से तमिल में इसे संगम बोलते हैं। जैसे आपने त्रिवेणी संगम देखा होगा, या जब आप इलाहाबाद में जाओगे, ठीक है, तो आपको गंगा का संगम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संगम बेसिकली क्या है? मिलन, एक तरीके से जहाँ पे कई सारी धाराएं मिलती हों, चाहे वो विचार की धाराएं हों या भक्ति की धाराएं हों, जल की धाराएं हों, कोई भी धाराएं हों, वो मिलती हैं जब, तो उसे संगम बोला जाता है। तो बेसिकली संगम शब्द का मतलब क्या है? एसोसिएशन। ठीक है, तो संगम, अब आप एक चीज़ समझो, जो संगम से जो चीज़ें डेवलप हुई, जो चीज़ हमें देखने को मिलेंगी, है ना, वो बेसिकली जो बहुत सारे पोइट्स एक जगह आकर मिलकर बैठेंगे, है ना, वहाँ से कुछ डेवलप होगा, कुछ नया निकल कर आएगा। तो जो निकल कर आया आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, उसे हमने संगम लिटरेचर का नाम दिया। अब ये संगम का जो टाइम पीरियड है लगभग 600 साल का है, 300 BC से लेकर 300 AD तक का। तो 300 BC से लेकर 300 AD तक का ये टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है। इसके बाद 300 के बाद, 300 AD के बाद चोलाज आते हैं, चोलाज आते हैं, पांड्याज आते हैं, ठीक है, पल्लवाज आते हैं, और भी कई सारे रूलर्स आते हैं। उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लेकिन संगम लिटरेचर एक ब्रॉड एरिया है जिसमें चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, तो लगभग ये बताया जाता है कि 743 यानी 473 473 पोइट्स इसमें शामिल होते हैं मीटिंग्स में। ऐसे ही एक बार मीटिंग नहीं होती, कई बार एक रेगुलर इंटरवल पर मीटिंग होती रहती है। जैसे कहा जाता है प्रयागराज का जो संगम है ये हर 12 साल बाद आता है। ठीक है, संगम मेला ये हर 12 साल बाद आता है। और ये कहा जाता है कि ये संगम सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी। पहले टाइम पे संगम सिर्फ नहाने की या वो गंगा स्नान की जगह नहीं थी। वो कई साधु आते थे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, ज्ञानी पुरुष आते थे, ज्ञानी लोग आते थे, है ना, और बैठकर मंथन किया करते थे, अपने विचार विमर्श किया करते थे। और एक टाइम पीरियड रख दिया गया हर 12 साल बाद कि सभी लोग आएंगे, इस पर्टिकुलर नक्षत्र में सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि उस समय डेट और टाइम आज के हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो वहाँ नक्षत्र के हिसाब से पहले टाइम चलता था। तो एक कॉन्सेप्ट संगम का ये भी है, जो प्रयागराज संगम है उसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि वहाँ पर सिर्फ गंगा स्नान के लिए नहीं आते थे, वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया था, एक गैदरिंग प्लेस हो गया था जहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल पर लोग आते थे। सेम तरीके से हमारा संगम भी है, इसकी कई सारी मीटिंग्स हुई, एक रेगुलर इंटरवल पर मीटिंग्स होती रहती थी। तो 473 टोटल पोइट्स अब तक जो मिले हैं, ध्यान रखना, अब तक जितने मिल गए हैं वो 473 हैं। ये सभी लोग 600 साल के दौर में आए, बैठे, अपना कुछ रचना की। इसमें 102 ऐसे पोइट्स हैं जिनका नाम पता नहीं है। यूजुअली पहले जो पोइट्स हुआ करते थे या जो कुछ ग्रंथ लिखते थे, वो अपना नाम बहुत कम लिखा करते थे। जिनको बहुत लालसा होती थी कि मेरा नाम फेमस हो जाए, वही लिखते थे। नहीं तो असल में जो साधु उस समय हुआ करते थे, जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे, वो ये कहते थे बस ज्ञान पहुंच जाए,
है ना। अगर नाम मेरा जाएगा तो मुझ में अहंकार आएगा, तो इसलिए नाम भी नहीं बताते थे। गुप्त दान जैसे चलता है वैसे ही गुप्त ज्ञान भी मतलब दिया जाता था कि ठीक है बस ज्ञान पहुंचना चाहिए लोगों तक, किसने दिया उस पर मत जाओ, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, कुछ राजघराने के लोग हुआ करते थे, कुछ फार्मर्स हुआ करते थे, कुछ टीचर्स हुआ करते थे, यानी सभी लोग एक तरीके से मीटिंग होती थी। वेमेंस अगर देखें तो हाँ वेमेंस का पार्टिसिपेशन है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, 10% भी नहीं है। टोटल 27 पॉइंट्स हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलते हैं जो वेमेंस थी, ठीक है। तो संगम लिटरेचर को हमने बेसिकली डिवाइड कर रखा है इन द 2 टाइप्स, एक तो अक्कम लिटरेचर और पुर्रम लिटरेचर। अक्कम और पुर्रम लिटरेचर, अब दोनों क्या है, अक्कम जो लिटरेचर है ये बात करती है इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की, रोमांटिज्म की, सेक्सुअल कनेक्शंस की, सेंसुअलिटी की, यानी सॉफ्टवेयर पार्ट दिखाती है। इसे हम बोलते हैं अक्कम पोएट्री। क्या बोलेंगे, अक्कम पोएट्री। वहीं पर पुरम जो पोएट्री है वो बेसिकली राजाओं के बारे में बात करती है, वो बेसिकली हीरोइज्म की बात करती है, वो बैटल्स की बात करती है, लाइफ स्ट्रगल्स की बात करती है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट्स, ठीक, इन सब चीज़ों की बात करती है। तो देखो 3/4 पार्ट जो है संगम लिटरेचर है वो अक्कम पर बेस्ड है और 1/3 हमारा पुरम पर बेस्ड है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि संगम लिटरेचर का जो एरिया है, ठीक है, संगम लिटरेचर बेसिकली अक्कम लिटरेचर पर ज़्यादा फोकस करती है इन कंपैरिजन टू पुरम लिटरेचर पर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा थीम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अक्कम क्या करते हैं, मोस्टली मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। मेटाफर्स जैसे चांद सा चेहरा, अब चेहरा तो चांद सा नहीं हो सकता, चांद अलग है चेहरा अलग है, लेकिन चांद सा चेहरा कहा जाता है। तो वो एक मेटाफर यूज किया गया है कि चेहरे को चांद की तरह सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि अक्कम मोस्टली रोमांटिज्म और लव पर बेस्ड होती है तो वहाँ पर मेटाफर चलते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुमको भी पता है कि इनके बस का कुछ है नहीं, लेकिन फेंक रहे हैं तो लपेटे जाओ, तो चांद तारे सारे ही तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई पर्टिकुलर प्लेसेस और पर्टिकुलर नाम का इस्तेमाल नहीं करती है अक्कम लिटरेचर। वो इसलिए कि अगर पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया जाएगा या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो फिर आप उससे कनेक्ट फील नहीं कर पाओगे, है ना। एक कहा जाए कि एक राजा था और एक रानी थी और ये और वो फलाना ढिमका, तो आप खुद को राजा या खुद को रानी के तौर पे इमेजिन करना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं पे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए किसी राजा का किसी रानी का, तो फिर आप खुद को उसकी जगह नहीं रख पाओगे। तो ये कुछ सुंदरताएं हैं, कुछ लिखने के तरीके हैं रोमांटिज्म को जब लिखा जाता है तब, ठीक है। तो हाँ, पुरम जो है ये डायरेक्ट है, क्योंकि पुरम एक तरीके से हीरोइज्म की बात करती है और हीरोइज्म एक वॉर की बात करती है, गर्म खून जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वीर रस, ठीक है, वीर रस की बात करती है। तो वहाँ पर आपको नाम लोकेशंस बताने जरूरी हैं। जैसे वीर रस में अगर एक बड़ी रचना अगर देखोगे तो ये बुंदेलखंडी में है, आलखंड है, वो एक वीर रस का बहुत मार्वलस एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर अक्कम पोएट्री की एक और चीज़ मुझे याद आ गई, अगर तुम जान लो तो, मतलब पता तो है ही तुम लोगों को, अक्कम पोएट्री में मैंने कहा रोमांटिज्म की बात करते हैं तो कुमार विश्वास जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी कुछ कविताएं कहेंगे और उन कविताओं में कभी उनका नाम नहीं आता है। एक कविता अगर याद आ रही हो तो कमेंट में बताओ जरा, ठीक है। और जब भी वीर रस की बात होगी तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, ठीक है। तो ये वीर रस में आ जाता है। खैर, संगम लिटरेचर के कुछ बड़े काम हैं, बड़े मेजर वर्क्स हम एक बार देख लेते हैं क्या रहता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर इज स्टिल डिबेटेड, ठीक। देखो बेसिकली 3 बड़े एपिक्स लिखे गए हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करोगे या हिंदुइज्म में बात करोगे तो रामायण, महाभारत, ये 2 बड़े एपिक्स हैं और महाभारत सबसे बड़ा एपिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं सेलिपट्टी गरम, ठीक है, सेलिपट्टी गरम ग्राम, सेलिपट्टी ग्राम, सॉरी गरम नहीं ग्राम, ठीक है। दीपवंश
और महावंश। अब वहाँ पे एन को माँ पढ़ा जाता है, ठीक है, ना को माँ पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको महावंश और दीपवंश। ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एरा आपको कुछ बड़े राइटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे मैंने कहा सिलिपट्टिग्रम, ठीक है, तो ये किसने लिखा है? इलांगो अडगिल ने। इलांगो अडगिल नाम याद रख लेना, क्योंकि साउथ के हैं, मैं क्योंकि नॉर्थ का हूँ तो उतना अच्छी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि साउथ के नाम थोड़े से टफ हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टफनेस है उनमें, ऐसा हम लोगों को फील होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या अगर कोई तमिल टीचर हो तो मुझे बता दें थोड़ा सा, तो मेरा प्रयास भी हो जाएगा सीखने का, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? सिलपट्टिगरम, सिलपट्टिग्रम और शीतलाई शंकर, अच्छा ये लिखी गई। एक है मनी मेघलाई, मनी मेघलाई बड़ी फेमस है, अब क्योंकि नाम हमें आसानी से याद हो जाता है मनी मेघलाई, तो ये किसने लिखी है? शीतलाई सत्तनार, ठीक है, शीतलाई सत्तनार ने ये लिखी है। ये दोनों ही पब्लिश्ड मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा में हुई हैं। लिटरेटिन बहुत पहले हैं लेकिन डिस्कवर उतनी नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि उस समय जो पोइट्रीज लिखी गई, उस समय जो घटनाएं लिखी गई, जो कहानियां लिखी गई है ना, वो कहानियां एक हमारे पास कह सकते हो एविडेंस है, ठीक है, एक सर्टिफाइड एविडेंस है कि उस समय की सोसाइटी कैसी रही होगी, क्योंकि आप जो भी लिखते हो, जो भी देखते हो, वो एक तरीके से सोसाइटी का ही इमेज होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो मैंने आपको बात क्या बताया था? सिलपट्टी गरम, और इसका दूसरा भी बोलते हैं सिलपट्टी करम। अब हर जगह पर नाम स्पेलिंग अलग अलग है ना। सिलपट्टी करम है, वहाँ ग्राम था सिलपट्टी ग्राम, ठीक है। ये पहली तमिल एपिक है, अगर तुमको याद रह जाए तो ये याद रख लेना कि ये फर्स्ट तमिल एपिक है जो लिखी गई थी, ठीक है। लगभग 5730 लाइन्स पोएम लिखी गई थी। इतनी बड़ी पोएम सोचो, 5730 लाइनें पोएम की लिखी गई, यहाँ 4 लाइनें नहीं लिखी जाती पोएम की, ठीक है। इसे लिखा किसने था? इलांगो अडगिल ने, ठीक है। किसने लिखा था? इलांगो अडगिल ने लिखा था, ठीक है। और ठीक है, मनी मेघलाई, मनी मेघलाई कहीं लिखा हुआ, मनी मेघलाई कहीं लिखा हुआ, मनी मेघलाई कहीं लिखा हुआ, मनी मेघलाई। तो क्यों प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत अंग्रेजों को भी हुई होगी, विचारों को, ठीक है। तो मनी मेघलाई, मनी मेघलाई, मनी मेघलाई, ये तीनों ही नाम एक ही के हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तमिल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें बुद्धिस्ट की कहानियाँ लिखी हैं, बुद्धिज्म की कहानी लिखी गई हैं। और सिलपट्टिक्रम किसकी है? सिलपट्टिक्रम किसकी है? जैन टेक्स्ट है, बेसिकली जैन ओरिएंटेशन है इसका, और ये है हमारा बुद्धिस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। किसने लिखी है? कुलविका सेतलई सत्तार ने। तो ये याद रख लेना नाम, कैसे याद रखोगे ये तुम जानो, ठीक है। ये मोस्टली बेस्ड है लव पर, है ना, ये मोस्टली बेस्ड है लव पर। और ये जो मनी मेघलाई है ये बेस्ड है एंटी लव पर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये बेसिकली सिलपट्टिकरम का आगे का सीक्वल बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्यार हुआ, इकरार हुआ और सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे वार हुआ, ठीक है, तकरार हुआ। तो एंटी लव नैरेटिव है ये, सिलपट्टिकरम का एक तरीके से सीक्वल है। तो दोनों याद रख लेना, सिलपट्टिकरम और मनी मेघलाई। ऐसे ही एक और एपिक है जिसको हम बोलते हैं तोल्काप्पियम। अब इसको कैसे बोलेंगे? तोल्काप्पियम, ठीक है, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, ठीक है, जो भी। ये ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, ठीक है। क्या है ये? ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट।
संस्कृत का मैंने बताया था, पाणिनि द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये क्या है, तोल कप्यम, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है किसका, तमिल ग्रामर का। ठीक है, ये और ये लेंथी लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर का, ये कह सकते हो सबसे बड़ी किताब अगर लेंथ में नापी जाएगी तो वो ये है हमारी तमिल लिटरेचर की। ये इनका ग्रामर बेसिकली, तो जब इनका ग्रामर इतना बड़ा है तो जाहिर है कि आम भाषा में तो समझना मुश्किल ही है ना। और ये पूरे सिंगल ऑथर ने लिखी है। सिंगल ऑथर नाम क्या है उनका, तोल कप्यार, तोल कप्यार, ध्यान रखना, तोल कप्यार, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ये कहा जाता है कि जब जो ऋग्वेद लिखा था अगस्त्य ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि बेसिकली ग्रुप ऑफ ऋषि है जिन्होंने ऋग्वेद लिखे थे। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि द्वारा जो ऋग्वेद लिखा गया था, तो ये कहा जाता है कि ये उनके शिष्य हैं तोल कप्यार। तो इन्होंने कहा कि देखो जब गुरु ने अगर ऋग्वेद लिखा है तो हम भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो इन्होंने भी पूरी तमिल ग्रामर लिख दी। बेहतरीन। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ नाम याद रख लेना, क्योंकि साउथ वाले नाम मुश्किल होते हैं याद रखने। ठीक है, अब इसे ग्रामर है तो ग्रामर क्या बताएगी, स्पेलिंग्स बताएगी, सूत्र बताएगी, फोनोलॉजी बताएगी, एटिमोलॉजी बताएगी, मॉर्फोलॉजी बताएगी। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ये पूरे मतलब कंप्लीट लैंग्वेज कोर्स है एक तरीके से। संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस एक तरीके से आप ये समझिए कि ये तो किताबें हो गई, ठीक है, लेकिन आगे चल के जो राजा आते हैं चेरा चोला पांड्यास, ये उनके लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करता है। ठीक है, संगम लिटरेचर बेसिकली चेरा चोला पांड्यास पल्लवास जो भी आगे चल के राजा आते हैं उनके लिए साउथ में जो आपके लिटरेचर डेवलपमेंट होता है, पोइट डेवलपमेंट होता है, आपके आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, पेंटिंग डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके लिए फाउंडेशन स्टोन्स होती है ये। ठीक है, तो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ इंडिया में उस समय संस्कृत इवॉल्व हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न टाइम पीरियड में और गुप्ता टाइम पीरियड में संस्कृत चल रही थी। गुप्ता टाइम पीरियड में कोड लैंग्वेज संस्कृत बना दी गई थी, तो जिस समय नॉर्थ इंडिया में संस्कृत का डेवलपमेंट चल रहा था उसी पैरेलल में साउथ इंडिया में आपको तमिल का डेवलपमेंट देखने को मिला है। ठीक है, चलिए साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर्स की बात कर लें, क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो आते हैं पल्लवास, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, अब पल्लवास डायनेस्टी पैरेलली चलती है। स्टार्टिंग फेज इनका काफ़ी एविडेंट रहता है, काफ़ी ये मजबूत रहते हैं, यानी ये लगभग 275 BC से 275 AD से चलते हैं और लगभग 900 AD तक ये रूल करते हैं। लेकिन आफ्टर 275 से चलते हैं, लेकिन 400 के आसपास आते आते ये कमज़ोर होते चले जाते हैं और फिर नए रूलर्स हैं वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं साउथ में। तो ये रहते हैं लेकिन उतने स्ट्रांग में नहीं, लेकिन अगर रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनके यहाँ डेवलप होता रहा। तो पल्लवास पहले वो रूलर्स हुआ करते थे जिनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ, जिसका एविडेंस आज है। इनसे पहले डेवलप हुआ होगा उसका एविडेंस हमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए हमें जैसे जैसे इनके राजा जैसे आते गए वैसे वैसे उन राजाओं की सोच और उस समय के अनुसार जो टेक्निक्स डेवलप हुई उनके आर्किटेक्चर्स में भी देखने को मिलती हैं। तो इस बेसिस पर हमने इनके आर्कियोलॉजिकल एवोल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पल्लवास के, ध्यान रखना किसके, पल्लवास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द महेंद्र स्टाइल, इनके राजा थे महेंद्र, मामला स्टाइल्स, राजसीमा स्टाइल्स और नंदी वर्मा स्टाइल। तो सब राजाओं ने अपना अपना समय के हिसाब से योगदान दिया है। पल्लवास के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद इनके आर्किटेक्चर्स के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि पल्लवास की बात चल गई है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पल्लवास आपको 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी AD तक देखने को मिलेंगे। इनकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, तो इनको पल्लवा ऑफ कांची भी बोला जाता है। ठीक है, और कांचीपुरम एक समय पर आकर
बीकन सेंटर बन जाता है लिटरेचर का, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, इनके जो राजा हुए उन्होंने काफ़ी इसको पैटर्नाइज किया। ठीक है, कुछ राजा ऐसे हुए जिनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, जैसे हैं नरसिम्हा वर्मा। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ये मिलिट्री के लिए जाने जाते हैं, मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए। इन्होंने पुलकिसन सेकंड को हराया था और महाबलीपुरम डेवलप किया। ठीक है, महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको जानने को मिलेगा, तो ये याद रख लेना, महाबलीपुरम इनके द्वारा डेवलप किया गया। इनके सक्सेसर हुए, यानी इनके बेटे ही हुए, दैट इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड। ये 695 से लेकर 722 तक देखने को मिलते हैं। इन्होंने बेसिकली पीस मेंटेन की। अब आप ऐसे समझो, इन्होंने पीस मेंटेन की, अपने डेलीगेट्स भेजे, अपने एम्बेसीज ओपन की चाइनाज में और कई सारी और कंट्रीज में, जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल इम्पैक्ट इनकी आर्कियोलॉजीज पर, इनके आर्ट एंड कल्चर्स पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इनके टाइम पर शोर टेम्पल बनाया गया था, कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया, तो ये कुछ कुछ झलकियां आपको चाइना की भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो पल्लवाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया था। ठीक है, ये जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके टाइम पे टेम्पल्स बनाए गए थे। तो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स नहीं बने, ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में उतनी बड़ी मात्रा में राजाओं ने टेम्पल्स नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो राजा रहे वो मोस्टली अशोक के टाइम पे, मौर्यन के टाइम पे हम बोल सकते हैं, बुद्धिज्म को ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, तो स्तूपास बड़ी मात्रा में बने। ठीक है, स्तूपास जो बने, बाद में चल के गुप्ताज आते हैं, तो कुशन्स आते हैं, कनिष्क आते हैं, है ना। तो इन्होंने हिंदुइज्म को फोकस किया, लेकिन बहुत मैसिव टेम्पल्स नहीं बनाए जिस मैसिवनेस के साथ साउथ में टेम्पल्स बने, उस पेस से उसने बड़े पैमाने पर टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में नहीं बने। ठीक है, साउथ इंडिया में ये चलन चलने लगा था उस समय कि जो भी राजा आता था अपनी पावर, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए जो जितना भव्य टेम्पल बनवा दे वो उतना ही बड़ा राजा माना जाता था। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया में मुगल्स के टाइम पे या राजाओं के टाइम पे, मतलब मुगल्स क्या कहेंगे, जो जैसे ये माना जाता था कि जितना राजा को ताकत नापने का ये तरीका था कितने बड़े एरिया पर वो राज कर रहा है। अगर बहुत बड़े एरिया पर राज कर रहा है, जैसे अशोक की तरह या अकबर की तरह या और राजाओं की तरह, तो उसके साइज को देखकर उसकी पावर्स का अंदाजा लगाते थे। वहीं पर साउथ में उसके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देखकर उसकी पावर का अंदाजा लगाता था। ठीक है, कई कई पीढ़ियाँ लग जाती थी। एक राजा जो अभी गद्दी पर बैठा साउथ में, उसने मंदिर बनवाना शुरू किया और वो आखिरी सांस ले लेता है, पूरा जीवन काट देता है, लेकिन तब भी मंदिर बन रहा है। जब वो आया था तब मंदिर बनना शुरू हुआ, लेकिन मरते मरते तक भी मंदिर बन रहा है। फिर अगली पीढ़ी जाकर उस मंदिर को कंप्लीट कराती है। इस लेवल का क्रेजनेस था। ठीक है, तो टेम्पल बिल्डिंग, केव टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथ्स, इन चीज़ों को लेकर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो महेंद्र बर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये अर्ली है, इस शुरुआती फेज में है। ठीक है, महेंद्र बर्मन मैंने बताया था जैसे कि ये अपने वॉर्स के लिए जाने जाते थे, अपनी विक्ट्रीज के लिए जाने जाते थे। पुलकिसन सेकंड को इन्होंने हराया था, है ना। तो उसके बाद भी इनको टाइम मिल गया, लड़ाइयों के बाद भी, तो इन्होंने एक मंदिर बनवाए। अब क्योंकि उस समय मंदिर बनाने की जो प्रथा थी वो नॉर्थ में ठीक ठीक डेवलप हो गई थी, साउथ में उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। जैसे मॉडर्न्स के और पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे केव में मूर्ति बनती थी, केव में हम मंदिर बनाते थे। ठीक है, बुद्धिज़्म के लिए केव्स बनाते थे, तो केव टेम्पल का बड़ा कॉन्सेप्ट नॉर्थ में चलता था, वही कुछ कुछ उस समय साउथ में भी चल रहा था। तो एक बड़ी केव है, उसमें से एक बड़ा माउंटेन है, उसमें से एक केव को काटा और वहाँ पे कुछ हॉल्स बनाए, कुछ प्रेयर्स के लिए जगह बनाई, कुछ रहने के लिए जगह बनाई। चैत्य और विहार हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा है मॉडर्न में, तो उसे बनाया गया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट महेंद्र बर्मन ने साउथ में भी लागू किया, जिन्हें बोला जाता है रॉक कट केव। ठीक है, या रॉक कट टेम्पल्स। ठीक है, तो महेंद्र बर्मन ने कई सारे टेम्पल्स बनाए जिन्हें बोला गया महेंद्र ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये बेसिकली पिलर्ड हॉल होते थे, कार्व्ड इन द माउंटेन फेस। तो जैसे सेम जो मॉडर्न्स वाले टाइम में था वही आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है,
और इनके अंदर जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू बुद्धिज़्म। ठीक है, नॉर्थ में हमको बुद्धिज़्म का ज़्यादा देखने को मिला और यहाँ पर हमें हिंदुइज्म और जैनिज्म का ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इनकी स्टाइल्स में क्या क्या शामिल था? तो महेंद्र जब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बने तो ये रॉक कट टेम्पल कंस्ट्रक्शंस लेकर आए। इनसे पहले ब्रिक्स, आयरन और लाइम स्टोन्स, वुड्स का इस्तेमाल करते थे मंदिर बनाने के लिए, लेकिन इनका ट्रेडिशन था रॉक कट वो वाला सीन। ठीक है, क्या बनते थे मंदिरों में? मंडपाज बनते थे, मंडप। ठीक है, ये एक तरीके समझो कि एक छोटा सा हॉल है, ठीक है, जिसमें आप आके गैदरिंग करोगे, वहाँ पे पूजा अर्चना करोगे। उस मंडप के ठीक आगे एक गर्भगृह होता था जहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती थी। तो आप ऐसा समझो जैसे ये एक मंदिर है, ठीक है, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में ये मूर्ति रखी है। इस पूरे एरिया को बोला जाएगा गर्भगृह। इसके आगे एक हॉल रहेगा, पिलर्ड हॉल। यहाँ पर आप अपने खड़े होकर लाइन लगा के अपना बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हो। तो इसको बोला जाता मंडप। ये गर्भगृह, मंडप, और इसे बोला जाता शिखर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताई चुका, लेकिन बस ये एक तरीके से रिवीजन समझ लो। ठीक है, तो गर्भगृह देखने को मिलता था, तोरान्स देखने को मिलते थे। तोरान एक तरीके से एंट्री गेट हो गया। ठीक है, तोरान एक तरीके से, ये एक तरीके से गेट हो गया। इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर सा बना देते, स्लैब टाइप स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, और ये गेट होता था। ठीक है, ये गेट हो गया। ये से हम बोलते थे तोरान्स। बेसिकली आप एंट्री गेट समझ लो। ठीक है, इनके जो टेम्पल्स की खासियत ये होती थी कि यहाँ पर एक स्टैचू बनती थी और एक स्टैचू यहाँ पर बनती थी। ठीक है, इनको बोला था द्वारपाल। क्या बोला था? द्वारपाल। ये आपको इनके हर टेम्पल के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा। जैसे ये है जो मैं बता रहा हूँ, ये बन गया आपका तोरान। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, गेट बन गए, ये अंदर पिलर हॉल बन गए। ये जो मूर्ति है दोनों तरफ देखने को मिलेगी, ये बन गए द्वारपाल। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ममल्लपुरम का एक एग्जाम्पल है, द केव टेम्पल ऑफ ममल्लपुरम, मगधपत्तु, पल्लपुरम या पल्लवर्म, ममंदूर, महेंद्रवेदी। ठीक है, ललितंकुरेश्वरा टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाम याद रखना, नाम थोड़े से मुश्किल हैं। ममला टेम्पल, ममला स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, ये हमको देखने को मिलता है। ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप इसलिए क्योंकि नरसिम्हवर्मन सेकंड के टाइम पे महाबलीपुरम बनाया गया। सर, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के टाइम पे महाबलीपुरम बसाया गया। ठीक है, और महाबलीपुरम को मम्मलपुरम भी बोला गया। और मम्मलपुरम के टाइम, मतलब इस एरिया के आसपास जो टेम्पल्स डेवलप हुए उनको ममला स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स बोला गया। ये 630 टू 668 AD तक इस टाइम पीरियड को माना जाता है। ठीक है, ममला स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हम क्या बोलेंगे? इसकी खासियत ये थी कि इसने दो नई स्टाइल्स देखने को मिली। एक तो मंडपाज और रथ देखने को मिली। और रथ से आप वो मत समझ लेना कि जिसमें घोड़े लगे होते हैं, वो रथ नहीं, वो नहीं है। ठीक है, तो इनके टेम्पल्स में दो चीज़ें देखने को मिलती थी हमें, मंडपाज और रथ। मंडपाज में बोलेंगे, मंडप बोलेंगे, मंडप और रथ देखने को मिलते थे। ठीक है, रथ का मतलब क्या है? रथ का मतलब यह है कि फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक श्राइन। फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक श्राइन, श्राइन बेसिकली मूर्ति। तो पहले जो मूर्ति बनती थी वो या तो चिन्ह बनते थे, जैसे भगवान शिव के जो हैं वो शिवलिंग बनता था, है ना, या कोई पिंडी बनाई जाती थी, या अगर मूर्ति बन रही तो बेसिकली बैठी हुई मूर्ति थी। तो ये एक तरीके से स्टैंडिंग मूर्ति देखी गई थी, फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक साइंस।
जिसे हम बोला गया रथ। ठीक है, जो पिलर्ड हॉल के पास में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। ठीक है, किससे बने होते थे? मोस्टली ग्रेनाइट स्टोन से बने होते थे। किससे बने होते थे? ग्रेनाइट स्टोन से। अब देखो ये क्या है कि ये इसके एक एग्जाम्पल है, वो है पंच पांडव रथ ऑफ महाबलीपुरम। अच्छा, एक और चीज समझना, ये एक तरीके से, जैसे एक चीज मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, हमने जो मंदिर देखे हैं वो सपोज करो एक ये मंदिर है। ठीक है, मंदिर का ये गोपुरम है, ये वो है गर्भगृह है। ठीक है, यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हम लगा देते हैं, जैसे सपोज करो ये भगवान की, एक भगवान की, ये दो भगवान की, तीन भगवान की, चार भगवान की, इस तरीके से लगभग हर दीवार पे आपको मूर्ति देखने को मिल जाती है। ठीक है, या कहीं कहीं जाओगे तो एक मूर्ति देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो रथ वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर भगवान के लिए एक छोटा छोटा मंदिर बना दिया गया। ध्यान रखना, हर भगवान के लिए एक छोटा, अगर आपके इस मंदिर में 5 भगवान हैं तो 5 के लिए छोटे छोटे कमरे बन गए। छोटे छोटे, कुछ के बड़े भी कमरे हैं। ठीक है, सबके अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई, इन्हें बोला गया रथ आर्किटेक्चर्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये है 5 पांडव हैं तो 5 के अलग अलग आपको, मतलब एक ही प्लेस पर अलग अलग आपको वो देखने को मिलेंगे मंदिर टाइप। ठीक है, मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ, ये फोटो। तो जैसे ये 5 पांडव का हमें कुछ मंदिर बनाना है, तो हमने क्या किया, सबको एक साथ ना बैठाकर एक बड़ा मंदिर ना बनाकर हमने क्या किया, जैसे ये द्रौपदी रथ बना दिया, द्रौपदी की कुटिया टाइप बन गई। ठीक है, ये अर्जुन का रथ बन गया, ये अर्जुन की कुटिया हो गई एक तरीके से, भीम की कुटिया हो गई, धर्मराज ये युधिष्ठिर की कुटिया हो गई, ये नकुल सहदेव की कुटिया हो गई। इस तरीके से ये कुटियां बनाई गई, इसे बोला गया रथ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब जिसे ज्यादा पावरफुल दिखाना है उसके में कार्विंग बहुत ज्यादा हुई और उसका एरिया भी बड़ा था। जैसे द्रौपदी का सबसे छोटा टेम्पल, छोटा ये रथ है, इसमें कार्विंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अर्जुन को क्योंकि पावरफुल दिखाना था तो वहाँ पर आपको कार्विंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। भीम एक बड़े रोल में थे तो यहाँ पे आपको कार्विंग ज़्यादा मिलेगी। नकुल सहदेव छोटे रोल में थे तो इनकी जो रथ है ये भी छोटा ही बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये कहने का मतलब है, रथ का मतलब ये है। और अगर पूछ लिया है तो क्या है, भीम रथ एंड गणेश रथ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रथ बिल्ट इन द शेप ऑफ चैत्य। ऐसे ही एक तीसरी स्टाइल है जिसको हम बोलते हैं राजसिंह स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये तीसरा फेज है जहां पर हमको देखने को मिलता है 690 से लेकर 800 AD तक इस तरीके के हमको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो अब स्टोन और मोर्टार के बनाए जाएंगे। ठीक है, किसके बनाए जाएंगे? स्टोन्स और मोर्टार के। अब यहाँ पे देखो ये जो मंदिर है ना, ये सिंगल स्टोन्स के बनाए गए हैं, मतलब एक ही स्टोन्स के। लेकिन जो राजसिंह स्टाइल्स है इसमें क्या करेंगे, पहले हम पत्थर कार्व आउट करेंगे, उसको ब्लॉक शेप में बनाएंगे, फिर इन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर, ध्यान रखना, इन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से जैसे आज की तरह ब्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रिक वाले कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक्स ACC ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, बस वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इससे वॉल और सीलिंग बनेगी। ठीक है, क्या क्या इनके मंदिर में होता था, तो मंडप सब में ही होता था, जिसको बोला जाता मोगा मंडप यानी पिलर्ड हॉल, अर्थ मंडप यानी एंट्रेंस हॉल, विमान यानी टावर। ठीक है, तो ये 3 चीजें देख लो, मोगा मंडप यानी पिलर्ड हॉल, अर्थ मंडप एंट्री हॉल, विमान जो टावर बनता था। स्कल्पचर देख पाओगे तो वॉल्स पर, पिलर पर इनको स्कल्पचरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा और हम मंदिरों की गहराइयों में जाएंगे। मंदिर कला के, मंदिर जो आर्किटेक्चर है उसमें और ज़्यादा क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो अब हर चीज़ हम वॉल्स हैं या हमारे पिलर हैं, इन सब पे कार्विंग की जाएगी। मटेरियल क्या यूज़ होगा, तो अब मटेरियल हम वही इस्तेमाल करने लगे हैं, ब्रिक, वुड और स्टोन। अब देखो, जब ये स्टार्टिंग हुई थी, मैं कुछ
एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था महेंद्र वर्मन के टाइम पे पहले ब्रिक, आयरन, लाइमस्टोन और वुड का इस्तेमाल करते थे। इस ट्रेडिशनल मटेरियल को छोड़कर हम क्या गए, सिंगल मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर पर गए। लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद आते हैं मामल्ला, मामल्ला के बाद आते हैं ये राजसीमा फिर से लौटकर उसी स्टाइल्स ऑफ मटेरियल पे चले गए, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं ब्रिक, वुड और स्टोन्स ये दोबारा से इस्तेमाल में आने लगे। ठीक है, तो यही हम पहले भी कर रहे थे, यही दोबारा से उस काम पर आ गए। तो कुछ बहुत कह नहीं सकते। देखो क्या है, धरती गोल है, धरती गोल नहीं, समय भी गोल है, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे ईश्वर टेम्पल एंड मुकुंदा टेम्पल। शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, इसको ये वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स ने हेरिटेज साइट्स बोल रखा है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर रखा है। फाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर्स। ठीक है, कैलाश टेम्पल ऑफ कांची, ये एक तरीके से द्रविड़ स्टाइल्स जिसमें गोपुरम, पिलर, मंडप, विमान, ये सब हमको देखने को मिलता है फ्रॉम द महेंद्र वर्मन सेकंड के एरा से। ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन सेकंड के एरा से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लास्ट फेज है हमारा नंदी वर्मन स्टाइल। ध्यान रखना क्या है, नंदी वर्मन स्टाइल। ये इनके टाइम पर जो पल्लवाज हैं, इनका आर्किटेक्चर पीक लेवल पर था, इसके बाद ये डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो ये पीक लेवल पर इनका था, तो फुल मैच्योरिटी ये अटेंड कर चुके थे, मतलब जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से। ठीक है, जिसके अच्छा बड़े बड़े टेम्पल्स इनके द्वारा बनाए जाने, क्योंकि ब्लॉक वाली टेक्निक ये लोग ले आए थे, तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लगे। जैसे बृहदेश्वर का एक टेम्पल है जो कि तंजौर में है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है टेम्पल ऑफ गनगाईकोंडा चोलापुरम, ये चोलान ने बनाया था, लेकिन टेक्निक कोई नंदी वर्मन वाली थी। तो ये चीज़ याद रखना। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, तंजौर में है। गंगाईकोंडा ये चोलपुरम में है, चोलाज ने बनवाया था, टेक्निक नंदी वर्मन वाली ही थी। नंदी वर्मन के द्वारा बनाए गए ग्रुप मॉन्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये कांचीपुरम में देखने को। कांचीपुरम क्या थी, पल्लवाज की कैपिटल थी। ठीक है, किसने बनवाया था इसे, परमेश्वर वर्मन ने सेकंड द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, भागवत रिलीजन को ये समर्पित था। इंटरनल वॉल्स पे आपको क्या देखने को मिली, मैंने कहा था कोई कार्विंग्स और पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे सीन्स कंडक्ट किए गए थे। ये कुछ टेम्पल्स हैं उनके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी ब्लॉक वाली टेक्निक इनके टाइम पे चल रही थी। और फिर प्लस कार्विंग, ब्लॉक प्लस कार्विंग, ये दोनों टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, ये वॉल्स हैं जिन पे देखो आपको कार्विंग देखने को मिलेगी। ये मंदिर के अंदर बाहर की वॉल्स हैं, कुछ अंदर की वॉल्स में भी आपको इस तरह की कार्विंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पल्लवाज का आर्किटेक्चर डिक्लाइन करता है, बेसिकली हाँ करता है। राष्ट्रीय स्टाइल्स के बाद हम ये देखते हैं पल्लवाज में बहुत ज़्यादा नंदी वर्मन के टाइम बाद से एक तरीके से डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, बाद वाले जो राजा थे इन्होंने बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बना पाए। मैंने आपको क्या कहा था, बहुत बड़े मंदिर बनाना एक तरीके से आपके पावर को शो करता था। ठीक है, अगर आप कमज़ोर हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा उस चीज़ में खर्च नहीं कर पाएंगे और अपनी पावर शो नहीं कर पाएंगे। तो बाद के जो राजा आए उनमें देखने को मिलता है कि लेस छोटे छोटे टेम्पल्स, छोटे छोटे बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। बाद के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मुक्तेश्वर टेम्पल एंड मतंगेश्वर टेम्पल ऑफ कांची, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है,
पल्लवाज के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स पेंटिंग्स में देख लेते हैं क्या सीन रहता है। तो पल्लवाज की पेंटिंग्स भी बिल्कुल ये है कि हाँ फ्लोरिश की थी और बहुत अच्छी कंडीशन फ्लोरिश की थी। देखो समझो, अगर आप आर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप आर्ट से जुड़ी हर चीज़ को सपोर्ट करोगे, है ना। फिर वो आर्किटेक्चर्स हो या पेंटिंग्स हो या म्यूज़िक हो, डांस हो, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सित्तन वन वंसल करके एक पेंटिंग है, दक्षिण चित्र करके एक पेंटिंग है। तो ये महेंद्र वर्मन द्वारा बनाई गई थी। महेंद्र वर्मन को एक टाइटल दिया गया, जिनको नाम क्या टाइटल दिया, चित्रकर पोल्ली। अच्छा देखो, जैसे महेंद्र वर्मन है यहाँ पे पल्लवाज के टाइम पे, वैसे ही समुद्रगुप्त और गुप्ताज के टाइम पे भी ये लोग हुआ करते थे जो पेंटिंग्स और आर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल्स की पेंटिंग्स इसी टाइम पीरियड्स की हैं। अभी हमने देखा था वो नंदी वर्मन के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल जाएंगी। अजंता की पल्लवाज पेंटिंग आर स्पेसिमेन ऑफ अजंता स्टाइल्स। तो अजंता एंड एलोरा की जो पेंटिंग्स हैं वो एक तरीके से कॉपी थी, मतलब कॉपी नहीं, मतलब उनसे इंस्पायर हुए थे ये पेंटर्स। तो अगर आपको अजंता एलोरा की पेंटिंग्स देखोगे तो वहाँ पे गौतम बुद्ध हैं, यहाँ पर आपको ये इस तरीके से भगवान दिखाई जाएंगे। सेम कलर, सेम स्टाइल्स, ह्यूमन फिगर्स को दिखाना, सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देख लेते हैं पल्लवाज की लिटरेचर्स क्या रहती है। पल्लवाज के बाद फिर और चोलाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, होसलाज, विजयनगर स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में भी इतना ही। पल्लवाज लिटरेचर नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।